चलो, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने इस सेशन को पूरा करते हैं शानदार तरीके से, मस्त तरीके से। देखो, जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर था वो बता दिया था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से है, और ये ऑलमोस्ट हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो पार्ट, अलग अलग भाग हैं, ये जो घटक हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है जिसको हम बोलते हैं ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमने कल वाली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से है, और जितना बेस्ट हो सकता है उतने बेस्ट तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया था। हम पढ़ रहे थे अनुवादक के बारे में, ट्रांसलेटर के बारे में, कि ट्रांसलेटर क्या होता है, अनुवादक क्या होता है। देखो, मैंने आपको जब हमने लैंग्वेज पढ़ी थी, कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की लैंग्वेजों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम उन लैंग्वेजों को शामिल करते हैं जिनको आम मनुष्य समझता है, जिनको मतलब हम समझते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में हम उन लैंग्वेजों को शामिल किया है जिसको हम नहीं बल्कि कंप्यूटर समझता है, मशीन समझता है। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि कौन सी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग के दौरान त्रुटियां होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामर अनुरक्षण नहीं कर पाता सही ढंग से। क्या नहीं कर पाता? अनुरक्षण नहीं कर पाता। ये दो मैं क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं आप लोगों से, जिनके आपको आंसर देने हैं। कल वाली हमने क्लास में कवर कर लिया था कि जो ट्रांसलेटर वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है, और एक इंटरप्रेटर होता है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये 3 टाइप हैं किसके? ट्रांसलेटर के। किसके? अनुवादक के। अब ये काम क्या करता है ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जिस भाषा को हम समझते हैं उसको कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं, जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है उसको हमारे समझने योग्य बनाते हैं। कौन कौन? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर भाषा का प्रयोग हम किस में करते हैं? असेंबली भाषा में प्रयोग करते हैं। जो असेंबलर ट्रांसलेटर है इसका प्रयोग किया जाता है असेंबली भाषा में। अब देखो, असेंबलर यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, अर्थात यह नोमनिक कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है या सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। देखो, मैंने जब पिछली वाली क्लास थी उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था जब हमने असेंबली लैंग्वेज पढ़ा था। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा थी जिसने प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग के दौरान मशीनी भाषा से छुटकारा दिलाया था? तो वो थी असेंबली भाषा। ठीक है, अभी देखो, ये तो है असेंबली भाषा। ठीक है, असेंबली भाषा में नोमोनिक कोड होता है, नोमोनिक कोड। अब ये नोमोनिक कोड क्या होता है इसको भी मैं आपको बता दूंगा। और यहां पर क्या होता है प्यारे साथियों? मशीनी भाषा। ठीक, इस मशीनी भाषा में क्या होता है? तो मोर्स कोड होते हैं, मोर्स कोड। ठीक है, इस मोर्स कोड को हम क्या कह सकते हैं? बाइनरी कोड भी कह सकते हैं। मोर्स कोड कह दो चाहे बाइनरी कोड कह दो, ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है? मशीनी भाषा से संबंधित है। अब यहां पर क्या लगा हुआ है? एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है। ये कौन है? ट्रांसलेटर, जिसका नाम है असेंबलर। ये कौन? असेंबलर है। अब ये असेंबलर क्या कर रहा है प्यारे साथियों? ये असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर ये मशीनी लैंग्वेज में दिया हुआ रिजल्ट था, इसको ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। जो असेंबलर है वो न्यूमेरिक कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, फिर बाइनरी कोड को वापस न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाकर भी समझ सकते हो कि जो असेंबलर वो मैनली तरीके से क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। दोनों पॉइंट आप अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। न्यूमेरिक कोड में हम किसको शामिल करते हैं? न्यूमेरिक कोड का मतलब होता है हर एक लंबे शब्द का शॉर्ट फॉर्म। जैसे ज्योग्राफी को हम GEO लिख देते हैं, पॉलिटिकल साइंस को हम POL लिख देते हैं, जोड़ने को हम ADD लिख देते हैं, घटाने को हम SUB लिख देते हैं। ठीक है। जैसे महेंद्र लाल है, ML लिख दिया। ठीक है ना, ये है शॉर्ट फॉर्म। तो इसको न्यूमेरिक कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कोड कहा जाता है। अब कंपाइलर क्या होता है? देखो कंपाइलर दो तरीके से काम करता है। क्या करता है? कंपाइलर दो तरीके से काम करता है। अब ये दो तरीके से कैसे काम करता है? देखो कंपाइलर का काम करने का जो पहला तरीका है वो क्या है? पहले तरीके में क्या करता है? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम सोर्स टू सोर्स कंपाइलर कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में ये एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जिसे हम स्टैंडर्ड कंपाइलर कहते हैं। मैं एक बार डायग्राम से भी आपको समझा देता हूं। हम यहां पर कंपाइलर लिख रहे हैं, कंपाइलर। अब ये कंपाइलर दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो कंपाइलर होता है जिसका नाम क्या होता है? सोर्स कोड, सोर्स टू, एक मिनट, एक तो होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, एक होता है स्टैंडर्ड। अरे यार ये क्या हो गया? एक तो होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। ठीक है। इसके अलावा एक होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर। एक होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर, एक होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। अब ये जो सोर्स टू सोर्स कंपाइलर है वो क्या काम करता है? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। सपोज दैट ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जबकि जो स्टैंडर्ड कंपाइलर है वो क्या काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना, कंपाइलर जो दो तरीके से काम कर रहा है। एक कंपाइलर होता है जिसको हम कहते हैं सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सोर्स कोड क्या होता है, एक बार हम ये भी समझ लें कि सोर्स कोड क्या होता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। देखो सोर्स कोड का मतलब क्या है भाई? जिस मूल भाषा में वो प्रोग्राम है या जिस कंप्यूटर भाषा में वो मूल प्रोग्राम है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है। लक्ष्य भाषा क्या होती है? जिसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, जिस भाषा में हमें उसे कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज दैट ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम है। ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? लो लैंग्वेज पे। तो यहाँ पर जो लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको तो हम क्या कह रहे हैं? टारगेट लैंग्वेज कह रहे हैं। हमने टारगेट ले लिया कि हम इसको इसमें बदलेंगे। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे या सोर्स भाषा कहेंगे, क्योंकि इस भाषा में क्या है? ये मूल प्रोग्राम है। तो जिस भाषा में वो मूल प्रोग्राम होता है उस भाषा को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं या सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। और जिस भाषा में हम प्रोग्राम को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? लक्ष्य भाषा के कोड को ही हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। भाई ऑब्जेक्ट कोड कह दो चाहे टारगेट कोड कह दो चाहे टारगेट भाषा कह दो, बात एक ही है। अब देखो जो कंपाइलर वो दो तरीके से काम करता है। कंपाइलर दो तरीके से काम करता है। एक तो कंपाइलर, ठीक है, और एक होता है डीकंपाइलर। ठीक है। अब कंपाइलर में तो क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है।
हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डीकंपाइलर करता है। तो एक कंपाइलर होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा डीकंपाइलर होता है जो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं, मशीनी भाषा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी कोड कहते हैं। वहीं यदि मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में, या मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में, या मोर्स कोड को उच्च स्तरीय भाषा में, या बाइनरी कोड को उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डी कंपाइलर करता है। असेंबलर, कंपाइलर दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या काम कर रहे हैं? जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इंटरप्रेटर भी क्या काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। कौन? इंटरप्रेटर। अब हम इसको समझते हैं कि ये इंटरप्रेटर काम कैसे करता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये इंटरप्रेटर काम किस तरीके से करता है, काम किस वे में होता है। ठीक है, तो एक बार हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में एक डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों काम क्या कर रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, तभी ही तो हमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ी। भाई हमारे पास ऑलरेडी कंपाइलर था, सेम टू सेम काम करने के लिए हम इंटरप्रेटर को विकसित नहीं करते, कुछ डिफरेंस है तभी तो हमने किया। हम समझते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीनी कोड में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़कर मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है। देखो कंपाइलर क्या होता है, जैसे आपके पास सपोज दैट एक पेज है, कंपाइलर क्या करेगा? उस पूरे पेज को एक साथ पढ़ेगा और एक साथ उसको ऐसे कैसे किसमें कन्वर्ट कर देगा? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ेगा और फिर एक एक लाइन को क्या करेगा? वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। दोनों में डिफरेंस समझना, कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और फिर उसे कंप्लीट एक साथ मशीनी कोड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन काम करता है। एक लाइन को पढ़ेगा, फिर उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, फिर उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कंपाइलर पूरे कोड को ट्रांसलेट करने के बाद में सभी एरर को एक साथ दिखाता है। कंपाइलर ने क्या किया? कंप्लीट प्रोग्राम को पढ़ा, कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर दिया मशीनी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? वो जितने भी त्रुटियां हैं, जितने भी एरर हैं, उन सभी को वो एक साथ दिखा देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन का काम करता है, एक लाइन को पढ़ेगा फिर उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। अब यदि इंटरप्रेटर को लगा कि इस लाइन में कहीं पर एरर है, तो इंटरप्रेटर अगली लाइन का ट्रांसलेशन तब ही करेगा जब आप उस पिछली वाली लाइन को अच्छे तरीके से सही कर दोगे, एरर लेस कर दोगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ रीड करके तुरंत एक साथ किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जो भी त्रुटियां हैं, जो भी एरर हो, उन सभी को वो एक साथ इंडिकेट कर देता है। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, एक लाइन को पढ़ेगा फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, यदि इंटरप्रेटर को लगा कि यार पहली वाली लाइन में कोई एरर है, कोई त्रुटि है, तो वो नेक्स्ट लाइन पर तब जाएगा जब वो पिछली वाली लाइन के एरर को सोल्व कर देगा, पिछली वाली लाइन के एरर को ठीक कर देगा। सपोज दैट इंटरप्रेटर ने इस लाइन को पढ़ा, ठीक है, इसको वो ट्रांसलेट कर दिया मशीनी भाषा में। अब इंटरप्रेटर को लगा कि यहां पर गलती है, इंटरप्रेटर ने यहां पर दिखा दिया कि यहां पर गलती है। अब इंटरप्रेटर अगली लाइन पर तब जाएगा जब आप इसको ठीक करोगे,
आपने इसको ठीक नहीं किया, इंटरप्रेटर वहीं के वहीं रुक जाएगा, आगे काम नहीं करेगा। जैसे आपने इस त्रुटि को दूर किया, इस त्रुटि को रिमूव किया, तुरंत इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन पर ट्रांस चला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब इसके अलावा देखो, कंपाइलर अनुवादित करने में कम समय लेता है। कंपाइलर तो क्या काम कर रहा है भाई, कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ रीड करके एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसमें समय कम लग रहा है। जबकि इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन काम कर रहा है, एक लाइन को पढ़ेगा फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर एक लाइन को पढ़ेगा फिर ट्रांसलेट करेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि स्टोरेज कैपेसिटी की ज्यादा जरूरत किसको है, ट्रांसलेट इंटरप्रेटर को है, कंपाइलर को है? बताओ, दोनों में से कौन सा है जिसको स्टोरेज की ज्यादा जरूरत है? ध्यान रखना, कंपाइलर को स्टोरेज की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो कंप्लीट प्रोग्राम के एक साथ पढ़ के फिर एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है। आपने कभी एक मोबाइल फोन से या एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में या मोबाइल फोन में कोई मूवी वगैरह ट्रांसफर की होगी, तो क्या होता है, जैसे सपोज डेट आप दो मूवी एक साथ सेलेक्ट कर लिया, एक साथ उनको भेजना चाहते हो, और मोबाइल फोन में उतना स्टोरेज है नहीं, तो वो दोनों के दोनों बीच में फंस जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ट्रांसफर किया है, तो वो दोनों के दोनों बीच में फंस जाएंगी। यदि आप एक मूवी को पहले करके फिर उसके बाद दूसरी को करें, तो पहली मूवी का स्टोरेज था वो चली गई, दूसरी रुक गई वहां पर। तो इंटरप्रेटर में तो क्या हो रहा है, लाइन टू लाइन काम हो रहा है, तो यहां पर स्टोरेज की कम जरूरत है, कंपाइलर में स्टोरेज की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कंपाइलर का जो उपयोग है वो सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, जबकि इंटरप्रेटर का प्रयोग पाइथन और रूबी जैसी लैंग्वेज में किया जाता है। तो सी, सी प्लस प्लस और जावा जैसी लैंग्वेजेस का उपयोग हम कंपाइलर में करते हैं, पाइथन और रूबी जैसी लैंग्वेजेस का उपयोग हम इंटरप्रेटर में करते हैं। अब यह फर्मवेयर क्या होता है, समझो फर्मवेयर क्या होता है। देखो, फर्मवेयर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो किसी विशेष हार्डवेयर को कंट्रोल करने तथा एक दूसरे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटे से चिप जिसे रोम कहा जाता है उसमें स्टोर रहता है। बिना फर्मवेयर के किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को डिजिटली तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फर्मवेयर क्या होता है, अब मैं समझाता हूँ। देखो, फर्मवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये क्या करता है, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो विशेष प्रकार के जो हार्डवेयर उनको कंट्रोल करता है। आप सपोज दैट किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग किसी हार्डवेयर से काम करवाना चाहते हो, तो आपको फर्मवेयर को यूज करना पड़ेगा। यदि आप फर्मवेयर को यूज नहीं करते तो वो जो हार्डवेयर है वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। जैसे हम प्रिंटर मशीन का एग्जांपल लेते हैं, प्रिंटर मशीन से हम मन चाहे जैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फर्मवेयर है, इसलिए वो हमारे हर एक आदेश का पालन कर रहे हैं। यदि उसमें फर्मवेयर नहीं होगा तो जो प्रिंटर है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। हम चाहेंगे कि भाई दोनों साइड प्रिंट निकाल, वो एक साइड निकाल देगा। हम चाहेंगे कि भाई 5 पेजों का निकाल, वो 4 पेजों का निकाल देगा। वो हमारे आदेश का पालन क्यों कर रहा है? क्योंकि अब मैंने उसमें एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर सेट कर रखा है, और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस इंटर जो प्रिंटिंग मशीन है उसको हम कंट्रोल कर रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए फर्मवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फर्मवेयर कहां पर स्टोर रहता है? तो रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूजर फ्रेंडली या डिजिटल बनाने के लिए फर्मवेयर का उपयोग किया जाता है। यदि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हो, यूजर फ्रेंडली बनाने का मतलब है आप उसे मानव के अकॉर्डिंग यूजफुल बनाना चाहते हो कि जैसे मानव चाहे वैसे उसका उपयोग करे, तो आपको फर्मवेयर को काम लेना ही पड़ेगा। यदि आप फर्मवेयर को काम नहीं लेते हो तो आप किसी भी डिवाइस को यूजर फ्रेंडली नहीं बना सकते। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजर फ्रेंडली केवल और केवल तब बन पाएगी जब आप क्या करोगे, उसमें फर्मवेयर को ऐड करोगे। यदि आप सोच रहे हो कि मैं बिना फर्मवेयर को ऐड किए हुए किसी भी
हार्डवेयर को या किसी भी डिवाइस को अपने अकॉर्डिंग या अपने कंट्रोल में कर लूँ, तो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप दिमाग से निकाल देना, आप किसी भी डिवाइस को तब तक अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं कर सकते, तब तक आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते जब तक कि उसमें फर्मवेयर नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ये बताना आप सभी के सभी। ठीक है, सभी के सभी जरूर बताना कि यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। अब हम डिवाइस ड्राइव के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिवाइस ड्राइव क्या है, किस तरीके से है। देखो डिवाइस ड्राइव क्या है, यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में हेल्प करता है। यह हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। डिवाइस ड्राइव क्या है भाई, डिवाइस ड्राइव भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में हमारी मदद करता है, जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में हमारी हेल्प करता है। यह हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने का मतलब है यह हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे यूएसबी स्टोरेज डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, ये डिवाइस ड्राइव से ही कंट्रोल होते हैं। उसके बाद हम अगले सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से, इसको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। देखो नाम से पता चल रहा है यूटिलिटी, आपने बहुत सारी बार देखा होगा यूटिलिटी फैसिलिटीज, ठीक है, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया वो ऐसा स्थान है जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे लिए आवश्यक है, सुलभ शौचालय बोलते हैं ना, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स उस तरीके से है। देखो यह एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का विश्लेषण, अनुरक्षण और अनुकूलन करने में मदद करता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सिस्टम प्रोग्रामर है जो कंप्यूटर का विश्लेषण, उसका अनुरक्षण और उसका अनुकूलन तीनों में मदद करता है। भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप कंप्यूटर का विश्लेषण भी कर सकते हो, उसका अनुरक्षण भी कर सकते हो और उसका अनुकूलन भी कर सकते हो। विश्लेषण का मतलब है आप कंप्यूटर का बिल्कुल अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट्स को भी आप अच्छे तरीके से उपयोग ले सकते हो। अनुरक्षण का मतलब आप उसकी सुरक्षा कर सकते हो और अनुकूलन का मतलब है कि आप उसे अपने अकॉर्डिंग यूजफुल बना सकते हो। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संसाधन की क्षमता को बढ़ाता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये क्या काम करता है भाई, ये कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, कंप्यूटर की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप किसी भी हार्डवेयर का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम तरीके से उपयोग कर सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को काम लेकर आप किसी मेमोरी कार्ड का भी मैक्सिमम तरीके से उपयोग ले सकते हो। आप चाहते हो कि किसी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या मेमोरी का मैं मैक्सिमम तरीके से उपयोग करूं, तो आपको वहां पर काम लेना होगा किसको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा निष्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, इफिशियंसी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को काम लेकर आप किसी भी हार्डवेयर से, किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी मेमोरी कार्ड का मैक्सिमम तरीके से उपयोग कर सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को काम लेकर आप कंप्यूटर से मैक्सिमम काम करवा सकते हो, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अवांछनीय प्रोग्राम से सुरक्षित रखता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर को जो अवांछनीय प्रोग्राम है जैसे वायरस हो गया, स्पाईवेयर हुआ, मेलवेयर हुआ, इनसे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यदि आप अपने लैपटॉप को वायरस से बचा कर रखना चाहते हो, स्पाईवेयर से बचा के रखना चाहते हो, मेलवेयर से बचा कर रखना चाहते हो, तो आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को काम लेना होगा। यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
आदि को व्यवस्थित करने हेतु डिजाइन किया गया है। यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर हैं उनको व्यवस्थित करना चाहते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को व्यवस्थित करना चाहते हो, आप एप्लीकेशन सिस्टम को व्यवस्थित करना चाहते हो, तो आप क्या करो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को काम लो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज करके आप कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अनुरक्षण कर उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसको सर्विस रूटीन या सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। भाई जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, साथ ही साथ कंप्यूटर की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अनुरक्षण करता है, साथ ही साथ उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। कंप्यूटर का अनुरक्षण कर रहा है, कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सर्विस रूटीन्स कहते हैं या सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो जैसे फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, फाइल कंप्रेंशन प्रोग्राम हो गया, बैकअप रिकवरी टूल्स हो गया, सिक्योरिटी प्रोग्राम हो गया, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेज हो गया। ठीक है, तो डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेज हो गया, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हो गया, बैकअप एंड रिकवरी टूल्स हो गया, फाइल कंप्रेंशन प्रोग्राम हो गया, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया। तो टोटली कुल मिलाकर ये 5 वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, फाइल कंप्रेंशन प्रोग्राम, बैकअप एंड रिकवरी टूल्स, सिक्योरिटी प्रोग्राम, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेज। ये टोटली 5 क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार है। और इनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और उस क्वेश्चन को आप कब ठीक करोगे, जब आपको अच्छे तरीके से इनके बारे में पता होगा। अब देखो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूं। गुड न्यूज क्या है, यदि आप फर्स्ट पेपर की बिल्कुल लिमिटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हो, लिमिटेड, ठीक है, आप फर्स्ट पेपर की बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारा फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम साथ मिलकर फर्स्ट पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे फर्स्ट पेपर के एग्जाम की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, ताकि जो पेपर है वो हमारे पढ़े हुए में से आ जाए, हमारे वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। अभी फीस में ऑफर चल रहा है, दिसंबर के लिए केवल 900 रुपए फीस है, 1 ईयर के लिए केवल 1100 रुपए फीस है, लाइफ टाइम के लिए केवल 1300 रुपए फीस है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर के साथ यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर का बहुत ही बेहतरीन बैच मिलने वाला है, जहां पर फर्स्ट पेपर को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप चाहते हो हर हाल में फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना, तो आप इस बैच के साथ जरूर जुड़े। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के किसी विशेष काम को कंप्लीट करने के लिए तैयार किया गया है। भाई जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप बहुत सारे एप्लीकेशन बनवाते हो, आज मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो सभी के सभी जो एप्लीकेशन है वो हमारी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन एप्लीकेशन को उपयोग करके हम अपनी जो विशेष आवश्यकताएं हैं, विशेष जरूरतें हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विशेष आवश्यकताओं व विशेष जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता के विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया है, विशेष उपयोगकर्ता की विशेष जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करवाता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको उपयोगकर्ता अपनी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार करवाता है। जैसी उसको नीड है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार क्या करता है प्यारे साथियों,
सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवाता है। जैसे मैंने अपना एप्लीकेशन बनवाया तो मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार, कोई पीडीएफ बनाने वाला एप्लीकेशन है तो वो पीडीएफ की बनाने की आवश्यकता को पूरी कर रहा है, ठीक है। कोई वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है तो वो वीडियो एडिटिंग की नीड को पूरी कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतिम उपयोगकर्ता और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में एज ए मीडिएटर काम करता है, एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, ठीक है। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, एक्सेल एप्लीकेशन हो गया, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये तीनों के तीनों प्यारे साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। यदि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करूं तो सबसे पहला होता है जनरल पर्पस, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। भाई जनरल पर्पज के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सामान्यतः सभी कामों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। इन एप्लीकेशनों को किसी विशेष प्रकार के काम को तैयार करने के लिए, किसी विशेष प्रकार के काम को कंप्लीट करने के लिए तैयार नहीं किया जाता, बल्कि जनरली जितने भी प्रकार के काम है समस्त प्रकार के कामों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे MS ऑफिस हो गया, पेज मेकर हो गया। उसके बाद हम बात करें स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज वो एप्लीकेशन होते हैं जो किसी विशेष काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो किसी विशेष काम को करने के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जैसे टूल टैक्स हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गए, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल के बारे में, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्प्रेडशीट के बारे में। देखो स्प्रेडशीट पंक्ति एवं स्तंभ में व्यवस्थित डाटा व सूचना तथा टेक्स्ट की टेबल होती है। स्प्रेडशीट क्या होती है? ये एक डाटा और सूचना की टेबल होती है जो कैसे होती है, रो और कॉलम दोनों में होती है, इस तरीके से, ठीक है। रो में भी होती है, किस में होती है, कॉलम में भी होती है। यह स्क्रीन पर संख्या को टेबल के रूप में प्रकट करने में सक्षम होती है, उसकी गणना कर सकती है, उन संख्याओं को ग्राफ या चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकती है, व्यक्त कर सकती है। भाई स्प्रेडशीट क्या होती है? एक टेबल होती है जिसमें कॉलम भी होते हैं, पंक्तियां भी होती हैं। इसके माध्यम से हम अपने जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी डाटा हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। स्प्रेडशीट निम्न सॉफ्टवेयरों में तैयार की जा सकती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, लोटस 123 से, के स्प्रेड से, ओपन कैलक से। ये टोटल कुल मिलाकर 4 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से हम स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यह कंप्यूटर स्क्रीन है, उन दस्तावेजों को रूपांतरित, संग्रहित और प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। जो वर्ड प्रोसेसर ये क्या काम करता है प्यारे साथियों? तो जो वर्ड प्रोसेसर है ये एक कंप्यूटर स्क्रीन है, यह दस्तावेजों को रूपांतरित करने का, संग्रहित करने का और प्रिंट करने का काम करती है, ठीक है। यदि हम कुछ विशेष प्रकार के वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयरों के बारे में बात करें तो जैसे वर्ड स्टार हो गया, वर्ड पैड हो गया, MS वर्ड हो गया, के वर्ड हो गया, ओपन राइटर हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया, अक्षर हो गया, ये विशेष प्रकार के क्या है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बाकी का पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।